हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके कई सारी थ्योरीज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया था, समझ लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर द कॉमन गुड। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये एरिस्टोटल के बुक द नाइकोमैकियन एथिक्स से लिया गया है, जिनके माध्यम से एरिस्टोटल हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो निजी संपत्तियां होती है, वो ना कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उनके पास अगर निजी संपत्ति होगी, तो वो क्या करेगा कि वो स्टेट को डोनेट करना चाहेगा, वो उसको कॉमन यूज में लाना चाहेगा, वो स्टेट को वेलफेयर बनाना चाहेगा। और अगर इस तरीके का मतलब माइंडसेट अगर हर एक इंडिविजुअल के अंदर होगा, उस स्टेट में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के अंदर, तो इससे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल जब वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग स्टेट को प्रॉस्पर करेगा, वो लोग स्टेट को वेलफेयर बनाएगा। गॉट इट? तो इसी आर्गुमेंट को देते हुए एरिस्टोटल ये बात कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग एरिस्टोटल के सीरीज को टोटल 10 पार्ट में करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन को, उनके थियरी ऑफ स्टेट को, थियरी ऑफ सिटीजनशिप, थियरी ऑफ स्लेवरी को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। उनके सारे थियरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और वो सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के आप लोग पहले पिछले वीडियोस को देख लें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो और आप लोग सारे डॉट्स को इजीली कनेक्ट कर पाओ पिछली वीडियोस को इस वीडियो से। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में हम लोग इनके थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थियोरी ऑफ जस्टिस, थियोरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थियोरी ऑफ लॉ और लास्ट में हम लोग इनके क्रिटिसिज्म पार्ट को भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप सारे वीडियोस का एक दूसरे से इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लोगों को सारे थ्योरीज को मतलब आपस में समझने का मतलब कि आप लोग सब में मतलब कि लिंकेजेस, डॉट्स को मतलब कि ऐड करने का आप लोगों के अंदर क्लैरिटी वो नहीं आएगी। इसीलिए सारे वीडियोस को आप लोग अच्छा होगा कि आप लोग एक साथ देखें, सीक्वेंस में देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एरिस्टोटल के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले प्लेटो के सीरीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, प्लेटो का पूरा सीरीज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लें। और अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को देख लिया होगा तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि प्लेटो ने मतलब कि अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और थ्योरी ऑफ वाइब्स के माध्यम से ये क्लियरली कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनका आर्गुमेंट था कि निजी संपत्तियां जो होती है वो लोगों को करप्ट बना देती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसको वो डिनाई कर देते हैं। जबकि वही हम लोग अगर एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो वो अपने गुरु प्लेटो के जो आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी है उनको काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं। प्लेटो के काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते हैं उनके थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को एरिस्टोटल। ये कहते हुए वो कहते हैं एरिस्टोटल कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो डिनाई कर रहे हो, आप जो नकार रहे हो, मतलब उनसे देने से मना कर रहे हो, जबकि वही सबसे ज़्यादा नीड है आज के टाइम में। प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो मतलब किसी भी इंडिविजुअल का खुद का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मस्ट। वो हर एक इंडिविजुअल के लिए, उसके लाइफ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे का ये आर्गुमेंट देते हुए कि हमें समझाते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ खराब नहीं है, एविल नहीं है, बल्कि ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो किस लिए काम करेगा? ठीक है, अगर मान लीजिए हम आज वर्क कर रहे हैं, आप आज वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इंसेंटिव्स है, हमारे पास एक मोटिवेशन है कि क्या होगा कि अगर हम लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपना प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं, हम लोग उतना ज़्यादा एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और इस चीज़ से क्या होगा कि हम लोगों को अपना काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, हम लोग और काम करना चाहेंगे। इसीलिए एरिस्टोटल ये कहते हैं कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी तो दिया, लेकिन उन्होंने इसके पॉजिटिव पार्ट को इग्नोर कर दिया। इन्होंने पॉजिटिव पार्ट की तो कभी देखा ही नहीं कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी क्या हो सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और इस तरीके से वो कहते हुए इस चीज़ को ये डिनाई कर देते हैं। और जो प्लेटो का जो आर्गुमेंट था प्रॉपर्टी को लेकर के, उसको इस तरह के आर्गुमेंट देकर के वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट एरिस्टोटल देते हैं कि अगर
प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो हमें एक एविडेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? वो हमें ये एहसास दिलाएगा, वो हमें ये बताएगा कि हर एक इंसान कितना एफर्ट कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा वो लेबर करेगा, जितना ज़्यादा वो वर्क करेगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा, उतना ना उसके पास प्रॉपर्टी होगी। तो एरिस्टोटल ये बात कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही हमें उसके एफर्ट्स का पता चलता है कि वो स्टेट के लिए कितना एफर्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितना एफर्ट्स स्टेट के लिए वो दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट एरिस्टोटल देते हैं कि वो कहते हैं कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा निजी संपत्तियाँ होंगी, वो क्या करेगा कि वो अपना कंसर्न दिखाएगा स्टेट के लिए, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ खुद का बल्कि पूरे समाज का भी उतना ही चिंता होता है कि कहीं केओस या रिवॉल्यूशन जैसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि अगर अस्थिरता आएगी, कहीं अराजकता वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा लॉस उन लोगों को ही होगा जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए वो लोग क्या करेगा, उन लोग को ज़्यादा कंसर्न होगा कि स्टेट में हार्मनी बना रहे, स्टेट शांति से रहे, ठीक है? स्टेट काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कि आगे बढ़े। वरना अगर केओस जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस भी तो उसी के पास होगा, उन्हीं को होगा जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कि अगर मतलब स्टेट में किस तरीके का भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्या भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मुझे मन में यही डर भी तो रहेगा कि कहीं मेरा प्रॉपर्टी लॉस ना हो जाए, ठीक है? तो वही कहते हैं एरिस्टोटल कि जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो ये सही चीज़ है, इसलिए क्योंकि वो उनका कंसर्न भी रहता है स्टेट के कि स्टेट काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर रहे, ठीक है? स्टेट में शांति बनी रहे, वहाँ पे केओस जैसा सिचुएशन नहीं आए, वहाँ पे कोई भी कभी भी अशांति ना हो, कभी भी अराजकता ना फैले। इससे क्या होगा कि उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ रहेंगे, ठीक है? इसीलिए वो स्टेट को भी हमेशा शांत रखना चाहेंगे। फिर वो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं छोटे लोग, वो कहते हैं क्या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लीड्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ चैरिटी। मतलब क्या है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो लोगों के अंदर मतलब कि डोनेशन करने का भी तो भावना आएगा ना, कि मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम दूसरे के लिए डोनेट करें, थोड़ा चैरिटी वाला फीलिंग आएगा कि हम लोग किसी और का मदद कर सकें, ठीक है? तो ये कब होगा, जब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, उनके पास खुद का कुछ संपत्ति होगा ही नहीं, तो उसके अंदर कभी भी ऐसा भावना आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि इस सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हुए वो एक कहते हैं, वो बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लाइफ के लिए। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को अपने कैसे मतलब कितने पार्ट में क्लासीफाई किया और कैसे उन लोगों को डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं कि एरिस्टोटल कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमेट, दूसरा होता है इनएनिमेट। एनिमेट क्या होता है, जैसे स्लेब्स हो गया, एनिमल हो गया। स्लेब्स कैसे, मान लीजिए अगर हम किसी को दास बना रहे हैं तो वो मेरा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? वो एनिमेट प्रॉपर्टी होगा। एनिमेट कहने का मतलब है ह्यूमन बींग्स, ठीक है? ह्यूमन बींग्स नहीं, मतलब जिसके अंदर लाइफ हो, ठीक है? जिसके अंदर जीवन का क्षमता हो, वो उसे हम लोग कहते हैं एनिमेट, ठीक है? तो हम लोग क्या, स्लेव्स जैसे कि दास है तो वो हमारा प्रॉपर्टी है। हम लोग उसको जो बोलेंगे, जो करने को कहेंगे, वो उस तरह का काम करेंगे, ठीक है? तो स्लेव्स हमारा एनिमेट प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या इससे सिर्फ हो जाएगा? मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा निजी संपत्ति रखने का हमारे पास शौक है, तो हम लोगों के पास कैसा कैसा शौक हो सकता है? एक एनिमेट होगा, दूसरा इनएनिमेट होगा। क्या हम लोगों को नौकर भी चाहिए, दास भी चाहिए, दूसरा हम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल भी तो चाहिए। एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए क्या होगा, एक अच्छा सा ज़मीन हो, ठीक है? और मतलब बंगला हो, हम लोगों को आईफ़ोन भी चाहिए, हम लोगों को लैपटॉप भी चाहिए, हम लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब इनएनिमेट है, ठीक है? हमारा लैंड, मनी, टूल्स, ये सब क्या है, हमारा इनएनिमेट प्रॉपर्टी है। और हमारा एनिमेट प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारे पास नौकर हो, हमारे पास दास हो, ठीक है? इस तरीके क्या होता है, हमारे पास घोड़ा हो, कुत्ता हो, इस तरह का जो हम लोगों का शौक होता है, तो हम लोग ये हम लोग का प्रॉपर्टी होता है। तो वही एरिस्टोटल कहते हैं कि जनरली प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं, एक एनिमेट होते हैं, एक इनएनिमेट होते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ मतलब प्रॉपर्टी तो दिया, लेकिन उन्होंने मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशंस को बैलेंस करने में नाकामयाब रहे, ठीक है? और इसीलिए क्या हुआ कि एरिस्टोटल ने मतलब कि उन्हें बैलेंस करने के लिए इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब कि बैलेंस करने के लिए उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया। किस तरीके से, तो उनका पहला पार्ट था क्या कि इंडिविजुअल ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, ठीक है? एक उसका मालिक होगा और उस वही यूज का एक ही यूज करेगा, ठीक है? एक मालिक होगा, एक ही जन यूज करेगा। दूसरा उन्होंने कैसा डिवाइड किया प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो कहते हैं कि प्रोड्यूस एक करेगा, मतलब कि उसका कॉमन ऑनर एक होगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक सिर्फ एक ही में होगा, मतलब कॉमन होगा,
सभी लोग कमाएंगे, ठीक है, सभी लोग उसका मालिकाना हक रखेंगे, लेकिन उसका यूज सिर्फ इंडिविजुअल करेगा, एक ही करेगा। तीसरा वो कहते हैं क्या कि कॉमन ओनरशिप होगा, सबके पास ओनरशिप होगा लेकिन और सभी लोग यूज करेंगे, कॉमन यूज होगा उसका। चौथा वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप होगा और कॉमन यूज होगा, मालिक तो सिर्फ एक होगा लेकिन उसका यूज पूरे कॉमन होंगे, ठीक है, कोई भी उसका यूज कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और सारे उनके सारे पार्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से उनको डिटेल में समझते हैं कि कैसे उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, कैसे किस आर्ग्यूमेंट से उसे जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला पार्ट समझते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़ में क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है और इस पे क्या आर्गुमेंट देते हैं अपना एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है स्टेट के लिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये स्टेट के लिए। क्यों? तो कहते हैं क्या कि अगर इंडिविजुअल ओनरशिप होगा और इंडिविजुअल यूज़ होगा, मान लीजिए हम खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि करप्शन को सबसे ज़्यादा जन्म देगा। हम चाहेंगे कि हम सब चीज़ को एक्वायर कर लें, अपने अंदर रख लें और सब चीज़ का उपभोग हम अपने खुद ही करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये करप्शन होगा, करप्शन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मतलब उद्गम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जन्म देगा और उससे क्या होगा कि पूरा एनार्की का फैल जाएगा स्टेट में। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्टेट के लिए। और जब किसी एक के पास मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति आ जाएगा, मान लीजिए अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि कुछ परसेंट्स लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है इंडिया का, बाकी लोग क्या है, एवरेज हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉपर्टी है। तो वही ये कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़ का कॉन्सेप्ट अगर आप स्टेट पे लागू करते हो, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा है वेल्थ का, बाकी लोगों के पास अगर कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या करेगा कि उन लोग रिवॉल्ट कर देगा, उन लोग रिवॉल्यूशन कर देगा स्टेट में, तो इससे क्या होगा, कैओस फैल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। और यहाँ सेल्फिशनेस वाला सिचुएशन आ जाएगा कि हम लोग जितना ज़्यादा मतलब अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है, ये स्वार्थ वाला भावना आ जाएगा कि हम लोग खुद के लिए कितना कर ले। तो इस तरीके का फीलिंग्स ना आए, इसीलिए इस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो वो देते हैं कि कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़ का, तो वो ये कहते हैं क्या कि ठीक है बट ये इलॉजिकल है, ठीक है, ये प्रैक्टिस में नहीं आ सकता है क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का है, ठीक है। अगर सभी लोग इसका मालिकाना हक रखेंगे और सिर्फ कोई एक जन इसका यूज़ कर रहा होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकता है। हर एक इंसान चाहेगा कि अगर मालिकाना हक कोई भी रखे, उनको मतलब नहीं बनता, लेकिन उसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल यूज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं हो सकता, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और फैक्शनलिज्म का क्रिएट कर सकता है स्टेट में। ये स्टेट का जो फैब्रिक होता है, जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, उसको ये खराब करेगा। वहाँ पे एक कॉपरेशन को, हार्मनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस करेगा, इसीलिए ये कभी भी सही नहीं हो सकता एक स्टेट के लिए। और इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि ये तो ना तो ये लॉजिकल है, ना तो ये प्रैक्टिकल है। मतलब ये सुनने में भी सही नहीं लग रहा कि लॉजिकली ये सही हो सकता है, और प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं है कि मालिकाना हक सबके पास होगा लेकिन उसका यूज़ कोई एक ही जन करेगा। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है। इसीलिए ये कहते हैं क्या कि इस एक्सप्लॉइटेशन को दूर रखने के लिए हम लोगों को इस तरीके का मतलब अपनाना ही नहीं चाहिए, इस तरीके का थ्योरी हम लोग को सेट में कभी भी नहीं लाना चाहिए। इसीलिए वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वो देते हैं क्या कि कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, मतलब उसका मालिकाना हक भी सबके पास होगा और सभी लोग उसका यूज़ करेंगे। लेकिन एरिस्टोटल इस चीज़ को भी डिनाई कर देते हैं, ये कहते हुए कि इम्प्रैक्टिकल है, और उसके पीछे का वो आर्गुमेंट देते हैं कि अगर मतलब सबका प्रॉपर्टी होगा लेकिन उसका जिम्मेदारी किसी एक पास होगा, क्योंकि कॉमन यूज़ भी तो है ना, और कॉमन ओनरशिप भी है, सबका उसका मालिकाना हक है। मान लीजिए हम लोग का अगर यहाँ पे ऐसा रूल आ जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास भले हमको कितना भी यूज़ मिलेगा, मान लीजिए मेरा यूज़ कुछ परसेंटेज का है, लेकिन किसी और का जो यूज़ है वो 10% यूज़ करता है, लेकिन उसका जो प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कॉमन ओनरशिप के तहत, तो वो उसका भी उतना ही होगा जितना कि मेरा होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज ऑन वन से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सबका जो मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको किसी एक इंसान के मतलब भरोसे क्यों छोड़ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये इम्प्रैक्टिबिलिटी का मतलब शो करता है कि अगर हम यूज़ थोड़ा कर रहे हैं, वो कोई यूज़ ज़्यादा कर रहा है, लेकिन दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है और ये गलत है।
और इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये तो ना तो प्रॉपर्टी के लिए सही है और ना तो सोसाइटी के लिए सही है। प्रॉपर्टी अगर किसी एक पास होगा तो वो भी मतलब कि केओस क्रिएट करेगा, और सोसाइटी में भी इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम यूज़ कर ही रहे हैं ना, बाकी लोग उसको प्रोटेक्ट कर ही रहे होंगे तो हम थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। इस तरीके का फीलिंग्स अगर स्टेट के अंदर सबके अंदर आने लगेगा तो इससे क्या होगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए वो इस चीज़ को भी डिनाई कर देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि अगर कॉमन ओनरशिप होगा, अगर सभी पे उसका मालिकाना हक होगा, तो इससे क्या होगा कि मोटिवेशन का लेवल कम हो जाएगा सबके अंदर। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर हम कितना भी वर्क करेंगे, कितना भी हार्ड वर्क हम कर लें, लेकिन इसका हम लोगों को आउटपुट क्या मिलने वाला है? तो कुछ नहीं, क्योंकि इस पे सभी का बराबर ही मालिकाना हक होगा। कोई इस पे ज़्यादा हक नहीं जता सकता है, ना ही कोई इस पे कम हक जताएगा। इसीलिए ये सभी के लिए बराबर हो जाएँगे। इसीलिए वो कहते हैं क्या कि ये थ्योरी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा सूटेबल नहीं होता स्टेट के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सही नहीं है, ठीक है? ये हानिकारक है और इसीलिए ये भी प्रैक्टिस में नहीं आया आया जा सकता है, ठीक है? इसीलिए इस थ्योरी को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट वो देते हैं फ्रेंड्स, वो इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ को लेकर के। वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल ओनरशिप होगा, मालिकाना हक होगा और सभी लोग उसका यूज़ करेंगे, ये सबसे बेस्ट आइडिया है उनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं क्या कि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्टेट में लागू करने के लिए, किसी भी स्टेट को रन करने के लिए। और इसके पीछे का वो अपना थ्योरी देते हैं गोल्डन मीन का, जो हम लोगों ने उनके पहली पार्ट आने की जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे एरिस्टोटल का, उस टाइम हम लोग गोल्डन मीन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था। गोल्डन मीन मतलब क्या होता है कि मीन बिटवीन मतलब कि टू एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा वर्चू है, मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा सद्गुण है, वर्चू का शुद्ध हिंदी सद्गुण होता है, ठीक है? तो सद्गुण आने की बहुत ज़्यादा कोई अच्छा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो वाइसेस है यानी कि जो दुर्गुण है, तो वाइसेस और वर्च्यू दोनों के सद्गुण और दुर्गुण के बीच वाला जो सिचुएशन क्रिएट होगा, उसी वो गोल्डन मीन का नाम देते हैं। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धास का मध्यम मार्ग समझते हैं कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ ये करो ना वो करो, बल्कि आप लोग एक मध्यम मार्ग चुनो जहाँ से ना किसी का या बहुत ज़्यादा लॉस हो ना बहुत ज़्यादा किसी का बेनिफिट हो, ठीक है? तो ये भी अपने गोल्डन मीन के प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये इंडिविजुअल ओनरशिप होगा, किसी एक के पास मालिकाना हक होगा और उसे सभी लोग यूज़ करना चाहेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो सकता है। और इसके पीछे का वो आर्गुमेंट देते हैं क्या कि मान लीजिए अगर इंडिविजुअल ओनरशिप होगा, तो इंडिविजुअल ओनरशिप हो रहने से क्या इसका बेनिफिट होगा? तो मान लीजिए अगर हम मालिकाना हक मेरे पास अकेले का है, ठीक है? आप मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आप उस चीज़ का मालिक हैं। तो इससे क्या होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सभी लोगों को सर्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मोटिवेशन आएगा आपके अंदर हार्ड वर्क करने का, काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्टिव होगा कि मैं कर रहा हूँ। अगर वो अपने लिए चाहेगा कि हम बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है? और वो ये भी कहते हैं क्या कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी और मैन ऑफ रीज़न। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मेरे पास उसके उतना रीज़न भी तो होगा। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मेरे पास उतना रीज़न रहेगा कि हम लोग चाहेंगे कि अपना प्रॉपर्टी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ रखें और सस्टेनेबल रखें और सभी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचाने का कोशिश कर सके, ठीक है? तो इस तरीके का मतलब पॉसिबिलिटी कब आएगा? जब किसी इंसान के अंदर, किसी मैन के अंदर रीज़न होगा, ठीक है? तो ये कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी होगा तो उनके अंदर रीज़न ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, ठीक है? तो ये कहते हैं भी इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा वो क्लैरिफ़ाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जस्टिफ़ाई करते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप को। फिर वो ये भी कहते हैं क्या कि ये एक सोर्स है जेनरोसिटी का, चैरिटी का। मतलब इसका मतलब इतना ही है कि क्या वो कॉमन यूज़ में लाना चाहेंगे, वो चैरिटी में डोनेट करना चाहेंगे, वो लोगों का वेलफेयर करना चाहेंगे। तो ये कब होगा? जब किसी इंडिविजुअल ओनरशिप वाला फीलिंग होगा कि ये मेरे पास है, ठीक है? अब मेरे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे किसी और को दें, चैरिटी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, होता है ना? तो वो कहते हैं कि इस तरीके से क्या होगा, ये बेनिफिट होगा इंडिविजुअल ओनरशिप के लिए, ठीक है? फिर वो कॉमन यूज़ का बेनिफिट्स वो क्या बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर कॉमन ओनरशिप होगा तो मान लीजिए सभी लोग इक्वली यूज़ करें, जिसका जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर रहा है, तो इससे जेलसी क्रिएट नहीं होगा। किसी अगर कोई गरीब है तो उसे किसी अमीर व्यक्ति के प्रति जेलसी क्रिएट नहीं होगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, हम पुअर हैं, वो रिच है। इस तरीके का फीलिंग उनके अंदर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी उनके अंदर जेलसी वाला फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कंसंट्रेशन का मतलब फीलिंग चलेगा कि हम लोग जितना कम
अब मतलब एक्वायर कर सके वेल्थ को उतना कम एक्वायर करें, सभी लोग यूज़ करें, सभी लोग कॉपरेशन में रहें, सभी लोग हार्मनी के साथ स्टेट में रह सकें। इसीलिए वो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है उसके लाइफ में भी, इंडिविजुअल के लाइफ में भी, और साथ ही साथ स्टेट के लाइफ में भी, क्योंकि इंडिविजुअल से स्टेट बनता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एक्सट्रीम प्रॉपर्टी कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हर एक पर्सन को मॉडरेट वेल्थ के ही साथ ही चलना चाहिए, एक मिनिमम वेल्थ जितना उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे गांधी जी कहते हैं कि जिसका जितना ज़रूरत है उसको उतना ही उपभोग करना चाहिए, तो वो एरिस्टोटल भी कहते हैं क्या कि हम लोगों को मॉडरेट वेल्थ का प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। हम लोगों की जितनी आवश्यकता है हम लोगों को उतनी ही उपभोग करना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए वो कहते हैं क्या कि हम मतलब जो भी इंसान होता है, जो यहाँ पे मैन कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में समझा था कि मैन हर एवरी मैन इज ए पॉलिटिकल इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या कि जो मैन है वो हर एक लोग सोशली होते हैं, हर एक लोग सोशल एनिमल होते हैं, सभी को समाज में रहना होता है, सभी लोग समाज से घुल मिल के रहना चाहते हैं। क्योंकि एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि एवरी मैन इज पॉलिटिकल एनिमल है, सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल पॉलिटिकल एनिमल वो कब होगा, जब समाज के साथ मिल करके रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब वो समाज में रहेगा, समाज की परेशानी को समझेगा, समाज को वो देखेगा, तो वो क्या करेगा कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहेगा सोसाइटी को, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये पता होगा कि जो उसके पास आज है, जो उसे मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी उसके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कि उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है, उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो वो एज ए सोशल एनिमल, एज ए सोशल मतलब सोसाइटी का पार्ट, वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। और इस तरीके से क्या होगा, जब इस तरीके का मतलब कि प्रिंसिपल्स वहाँ पे फॉलो होंगे, जब इस तरीके का मतलब इम्पैक्ट वहाँ पे स्टेट पे पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का लाइफ में पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि सोशल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। हमारे मतलब कि एक स्टेबिलिटी रहेगा समाज में, ठीक है, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। गॉट इट। तो इससे क्या होगा ना कि एक कम्युनल हार्मनी बना हुआ रहेगा, तो सभी लोग साथ मिल के चलेंगे, सभी लोग स्टेट को वेलफेयर बनाने के बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आइडियल स्टेट को क्रिएट करने का एक जरिया है। अगर हम लोग इतने सारे प्रोसेस को यूज करते हैं, अगर हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, इस स्कीम को अगर हम लोग स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो स्टेट में काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी बना रहेगा और काफी ज्यादा वेलफेयर के रास्ते पे चलेगा और आइडियल स्टेट क्रिएट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं क्या कि अगर एरिस्टोटल ने अगर इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ को प्रमोट किया है, उसको सपोर्ट किया है अपनी थ्योरी प्रॉपर्टी के माध्यम से, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको वो पूरा खुला छोड़ दे देंगे कि आप लोग पूरा कंप्लीट तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या एरिस्टोटल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं कि आप लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। पैसा अर्न करना इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल ओनरशिप रखने के लिए अपना कुछ भी तरीके से अपना मीन्स अपना ले, ठीक है, एंड को फुलफिल करने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अर्निंग का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, मतलब कुछ क्राइटेरिया होगा जिसके मेथड से वो पैसा कमा सकते हैं। तो वो कहते हैं क्या कि प्रॉपर्टी मस्ट बी अर्न थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। कहने का मतलब क्या है कि जो उनका रास्ता होगा, जो उनका तरीका होगा पैसा कमाने का एक इंडिविजुअल का, वो काफ़ी ईमानदार होना चाहिए, काफ़ी ईमानदारी से भरा हुआ होना चाहिए। वो कभी भी वायलेट नहीं करेगा, कभी भी इसको डिसब्रेक नहीं करेगा। अगर लॉ को, नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को कभी भी वो डिसब्रेक नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। और फिर वो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं, मतलब कि नेक्स्ट क्राइटेरिया बताते हैं कि कोई भी इंसान मतलब कि किसी भी चीज़ों पे वो इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं क्या कि इंटरेस्ट जो है वो सबसे खराब है, सबसे ज़्यादा अननेचुरल तरीका है प्रॉपर्टी को लेने का। मान लीजिए अगर हम किसी को पैसा दिए, उस पर अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा अननेचुरल तरीका है। अगर जितना हम लोगों ने जिसने दूसरे को दिया है किसी भी प्रॉब्लम में, तो हम लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उससे उतना ही लेना, कि उससे ज़्यादा। अगर हम लोग इस तरीके से अपना प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ये मेरा आर्गुमेंट नहीं बल्कि एरिस्टोटल का आर्गुमेंट है। फिर वो ये भी बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से पैसा अच्छा तरीके से कमा सकते हैं, क्या अच्छा मेथड होगा। तो वो कहते हैं क्या कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जनरल ट्रेड जो होता है, एक व्यापारी जो होता है, जो स्टेट के बीच में व्यापार होता है। अगर हम लोग कुछ सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग स्टेट के अंदर में, ठीक है। किसी को मान लीजिए हम लोग कुछ सर्विस दिए, बदले में वो हमारे कुछ ऑनरशिप दिया, कुछ हमें पैसा दिया, या कुछ भी दिया, प्रॉपर्टी या एसेट ऐसा क्रेडिट दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये एक सही तरीका है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये सबसे सही तरीका है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। लेकिन साथ ही साथ एरिस्टोटल इस चीज़ को भी नकार देते हैं कि आप इंटर स्टेट ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब बाकी राज्यों से व्यापार करके पैसा आप कमाना चाहोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा, ये सही तरीका नहीं होगा पैसा अर्न करने का।
और ये सारे आर्गुमेंट देते हुए वो कहते हैं क्या कि वो ह्यूज वेल्थ के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो अगेंस्ट हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संपत्ति पे एक्वायर कर रहे हैं, तो इसके ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। और वो इस चीज़ को कहते हैं क्या कि इट इज़ ग्रॉस एज एन एरर एज टू मेक हैमर टू हैवी। ये आर्गुमेंट देते हुए इस चीज़ को वो मतलब कि कहते हैं क्या कि ये उतना ही खराब है जितना कि ये आप एक ऐसे हैमर को लेते आइए, मतलब ऐसा इतना भारी हथौड़ा लेते आइए जिसको आप सही से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। आप हथौड़ा लाए थे आप किल को ठोकने के लिए, ठीक है, किल को लगाने के लिए, लेकिन क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा आप भारी लेते आओगे तो उसे संभाल ही नहीं पाओ। और अगर आपसे संभलेगा ही नहीं तो आप लोग क्या उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका ज़रूरत वहाँ पे हल्का है। ठीक है, आप ज़्यादा वेट लेते आओगे तो वहाँ पे मतलब काम नहीं करेगा। उसी तरीके से वो कहते हैं क्या कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्वायर कर लेते हो वेल्थ, तो ये आपकी लाइफ के लिए ही खतरनाक हो जाएगा। आपके मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि कहीं मेरा संपत्ति खो ना जाए, कहीं स्टेट में कैओस क्रिएट ना हो जाए। और जब इस तरीके का माइंडसेट हमेशा मतलब दिमाग में रहेगा तो ओवरऑल ये आपके लाइफ को ही मतलब खराब करेगा। इसी बात को वो कहते हैं इट इज़ ग्रॉस एज एन एरर एज टू मेक हैमर टू हैवी। ये आर्गुमेंट देते हुए वो कहते हैं क्या कि भाई साहब आप लोग उतना ज़्यादा मत सोचो कि पैसा क्या कमाना है, कैसे कमाना है। सही रास्ता अपनाओ, एक अच्छा मीन्स अपनाओ और तभी एक अच्छा एंड पाओ। अच्छा एंड पाओ मतलब एक अच्छा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। और इस तरीके से हम लोगों को दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस है प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जितना समझा एरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो के बारे में, ठीक है, तो हम लोग ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि प्लेटो ने तो पूरा कंप्लीटली इसको डिसएग्री कर दिया था, लेकिन एरिस्टोटल ने बताया कि नहीं, बहुत सारा तरीका है जो कि गलत है, जो कि स्टेट का स्कीम में लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस पर किस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस एटलीस्ट लगना चाहिए, ठीक है, लीगली। फिर वो उसके सारे मीन्स भी बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से पैसा एक्वायर कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इस मतलब इनका जितना भी थ्योरीज हम लोग पढ़े तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताता है कि जो गांधीयन आइडियाज है, मतलब कि जो गांधी जी का आइडिया था ट्रस्टीशिप का, ठीक है, ये उससे मैच करता है। मतलब जो एरिस्टोटल का गोल्डन मीन है वो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का आइडिया से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। कैसे? क्योंकि गांधी जी भी कहते हैं कि वन कैन कीप वेल्थ बट सरप्लस मस्ट बी कंसिडर्ड एज सोशल इन नेचर। मतलब आपके पास भले ही बहुत ही ज़्यादा संपत्ति हो, लेकिन आप कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं करो कि उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक आपके पास है, बल्कि आप उसके एक ट्रस्टी के तौर पर रहो कि उसका वो पैसा आपके अंडर है। पैसा आपका नहीं है, पैसा स्टेट का है, ठीक है, आपके अंडर है वो पैसा, वहाँ पे आप ट्रस्ट हो, ट्रस्टी हो उस पैसे के, ना कि आप मालिक हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनका गोल्डन मीन किसका, एरिस्टोटल का, और गांधीयन का ट्रस्टीशिप आइडियाज को हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो। अगर मतलब फिर भी आप लोगों के अंदर कुछ डाउट रह गया हो, अगर किसी भी बात पे कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।